बनाए थे। एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में था। मैं सभी लोगों को उसी सेफ हाउस में आने देता था, क्योंकि वह असल में लोगों और जॉम्बियों दोनों को अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया गया था। जबकि एक दूसरा सेफ हाउस शहर के एक सुनसान कोने में था। वही मेरा असली ठिकाना था। मैं एक रीबॉर्न इंसान हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे जॉम्बियों ने काट लिया था। जिस आदमी को मेरी माँ ने दया करके बचाया था, उसी ने मुझे बांधकर जॉम्बियों के झुंड में फेंक दिया था। और मेरे दयालु माँ बाप को भी उन्होंने झड़ देकर निशाना बनाया। आखिर में उन्होंने हमारा शेल्टर भी हथिया लिया। रीबर्थ के पहले ही दिन मैं पागलों की तरह हर तरह का कैंड फूड, बॉटल्ड वाटर और जरूरी सामान खरीदने लगा। मैंने रेनोवेशन वर्कर्स को भी बुला लिया। सबसे ऊपर वाली मंजिल को पूरी तरह बंद करके सप्लाईज रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरी पड़ोसी डोंग शनलियंग, जिसके नाम में ही काइंडनेस का मतलब छिपा था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। पिछली जिंदगी में हम कई सालों तक पड़ोसी रहे थे। जब जोम्बियों ने इलाके को घेर लिया था, तब मेरे माता पिता ने हमारे घर का राशन निकालकर डोंग शानलियांग के परिवार में बांट दिया था। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग भी हमारे घर में आकर साथ रहने लगे थे। लेकिन बाद में डोंग शनलियांग ने पूरा ठिकाना ही हथिया लिया। सिर्फ शेल्टर और सप्लाईज पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि हमारे परिवार को बाहर जाकर नए सामान ढूंढने के लिए भी मजबूर किया। फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे बांधने के बाद उसने मेरे माता पिता को धमकी दी कि अगर वे बाहर जाकर सप्लाईज नहीं लाएंगे तो मुझे मार डालेगा। आखिरकार मेरे माता पिता के पास बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और जब वे बार बार बाहर गए, तो एक दिन उनकी मुलाकात चौंबियों से हो गई। मैं कमरे में बंद था। नीचे से उनकी चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। मैं बेबस होकर देखता रहा कि कैसे उन्हें काट लिया गया और वे चलते फिरते मुर्दे बन गए। बाद में मैं उनकी आखिरी ढाल बन गया। जब जॉम्बियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, तब उन्होंने मुझे ही जॉम्बियों के झुंड में फेंक दिया, ताकि उनका ध्यान मेरी तरफ चला जाए। अब जब दोंग शनलियंग ने मुझे फिर से पागलों की तरह खरीदारी करते देखा, तो वह अनुभवी इंसान बनने का नाटक करते हुए मुझे समझाने लगा, याओशान, क्या कर रहे हो तुम? इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हो? मैं बता रहा हूं, ये सब खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके साथ मौजूद लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन मैंने मजबूर मुस्कान के साथ जवाब दिया, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कुछ दिनों में कोई बड़ी आपदा आ सकती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा तैयार हो रहा हूं। इतना कहते हुए भी मेरे फोन पर ऑर्डर करने की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। मुझे ऐसे देखकर डोंगशनलियांग ने दूसरों से कहा, आजकल के नौजवान पूरे दिन मेहनत नहीं करते, बस ऑनलाइन शॉपिंग करना जानते हैं। उसे फिर से लोगों के सामने दिखावा करते देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। जितना नाटक करना है कर लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें नाटक करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने हिसाब लगाया। चौंबियों के आने में 3 दिन से भी कम समय बचा था। मुझे जल्दी से जल्दी और सप्लाईज इकट्ठी करनी थी। और सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करना था, बल्कि दिखावा भी करना था। मैं चाहता था कि पूरी कॉलोनी को पता चल जाए कि मेरे घर में बहुत सारा खाना रखा हुआ है। मैंने रूफटॉप शेल्टर के लिए भी काफी सामान जमा किया। जहां तक मेरे माता पिता का सवाल था, रीबर्थ के तुरंत बाद मैंने उन्हें हमारे गांव भेज दिया था। हमारा गांव पहाड़ों के बीच था, जहां अनगिनत खाइयां और गुफाएं थीं। जमीन में कोई भी गड्ढा खोदो तो वह गुफानुमा घर बन जाता था। ये केव ड्वेलिंग सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते थे। साथ में एक सेलर भी था, जो किसी स्वर्ग से मिले सैंक्चुएरी जैसा था। मेरे जैसे रीबॉर्न इंसान के लिए वह जगह समय, स्थान और परिस्थितियों का परफेक्ट मेल थी। इसलिए मुझे अपने माता पिता की कोई चिंता नहीं थी। अब समय था थोड़ा मजा लेने का। डोंग शानलियांग और उसके परिवार के साथ पिछली जिंदगी की सारी भयावह यादें अब भी मेरे दिमाग में ताजा थीं। अगर रिबर्थ के बाद भी मैं बदला न लूं, तो यह मेरे स्वभाव के खिलाफ होता। बड़ी मात्रा में सामान खरीदने के साथ साथ मैंने आसपास कई सर्वेलेंस कैमरास भी लगवा दिए, जो रिमोट वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते थे। एक तरफ वे मेरे भागने में मदद करने वाले थे, और दूसरी तरफ चुपचाप जॉम्बियों को सही दिशा में खींचने का काम भी करने वाले थे। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए। शेल्टर की तैयारी पूरी करने के बाद उसी रात, जब किसी का ध्यान नहीं था, मैं गाड़ी लेकर अपने माता पिता के पास निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए कई मोड़ों के बाद मैं अपने पुराने घर की केव ड्वेलिंग तक पहुंचा। मेरी जिद पर केव ड्वेलिंग के बाहर एक और मिट्टी का टीला बनाकर उसे ढक दिया गया था।
दूर से देखने पर कोई भी यह नहीं पहचान सकता था कि वहां कोई रहने की जगह है। बाहरी मिट्टी के ढेर को पार करने के बाद ग्रेड ए एक्सप्लोजन प्रूफ डोर, एक्सप्लोजन प्रूफ ग्लास और इलेक्ट्रिफाइड ग्रिड लगे हुए थे। कमरे की सभी दीवारों और दूसरे हिस्सों को भी मजबूत किया गया था। लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा था। असली रेफ्यूज जमीन के नीचे बने बेसमेंट में था। किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि बेसमेंट सीधे सेलर से जुड़ा हुआ है। सेलर बेसमेंट को केंद्र बनाकर आसपास दो परित्यक्त सुरंगें भी थीं। अगर हालात बिगड़ जाते तो उन अंडरग्राउंड रास्तों में छिपना आसान था। मैंने वहां भरपूर फ्रेश वाटर, पोटैटोज और दूसरी जरूरी सप्लाईज जमा कर रखी थी। इस तरह अगर एक व्यवस्था फेल हो जाए तो दूसरी जगह जाया जा सकता था। एक समझदार इंसान हमेशा कई योजनाएं बनाकर चलता है। अगर मैं इतना भी नहीं सोच पाता तो पिछली जिंदगी में मरना डिजर्व करता था। सारी तैयारी पूरी करने के बाद सुबह होने से पहले मैं चुपचाप वापस अपनी कॉलोनी लौट आया। शरीर बेहद थका हुआ था और मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं बेहद संतुष्ट था। अपने दुश्मनों से खुद बदला लेने से ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता था। जो होना था वह अगले दिन हुआ। सुबह उठते ही मैंने फोन खोला। हर तरफ एक के बाद एक खबरें चल रही थीं। एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि कई शहरों में लोगों के बीच हिंसक घटनाएं हुई हैं और यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स बार बार दावा कर रहे थे कि यह सिर्फ एक आइसोलेटेड केस है और जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगा, लेकिन जनता ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। लोग खुद ही सुपरमार्केट्स की तरफ दौड़ पड़े और सामान लूटने जैसी खरीदारी शुरू कर दी। मैं खबरें देख रहा था और अनजाने में मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। इस समय सुपरमार्केट जाना मौत को बुलाने जैसा था। अगर अंदर किसी एक व्यक्ति को भी संक्रमण हो गया तो इतनी भीड़ में कोई कैसे बच सकता था? और जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन बड़े पैमाने पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो गया। वायरस फैलने के बाद पहली खेप के ज़ॉम्बी सड़कों पर निकल पड़े। वे चलते फिरते मुर्दों की तरह सामने दिखने वाले हर जीवित इंसान पर हमला कर रहे थे। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर यह सब देख ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा दुश्मन डोंग शानलियांग था। और जब मैंने उसके पीछे नजर डाली तो देखा कि वहां लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा थी। मैंने फिर से डोंग शानलियांग की तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर वही मासूमियत भरा भाव था। यह देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये मेरी पिछली जिंदगी की यादों से इतना अलग कैसे हो सकता है? लगता था जैसे पूरी कहानी ही बदल गई हो। तभी डोंग शानलियांग बोला, अरे श्याओ श्यांग, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें कहते सुना था कि कोई आपदा आने वाली है। मैंने सोचा चाहे सच हो या न हो, विश्वास कर लेना ही बेहतर है। इसलिए मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया। लेकिन हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है। और देखो, तुम्हारे यहाँ तो कितना सामान रखा हुआ है। बोलते समय उसकी नजर बार बार मेरे घर के अंदर झांक रही थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने जानबूझकर लिविंग रूम में कैनड फूड और ब्रेड के ढेर लगा रखे थे। उन्हें देखते ही सबकी आंखें चमक उठी। एक पल में सभी के असली चेहरे सामने आ गए। कोई बोला, वाह श्याओ श्यांग तो कमाल का निकला, पहले से इतनी तैयारी कर रखी है। दूसरा बोला, हाँ अब तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। कोई डोंग शानलियांग की तारीफ करते हुए बोला, आखिर अंकल डोंग ही सबसे समझदार निकले। उन्हें पहले से पता था कि यहाँ इतना अच्छा रिफ्यूज है। फिर सबने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब हम बच गए। बात करते करते वे लोग सीधे घर के अंदर घुसने लगे। ये देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। सच ही कहते हैं, जैसा परिवार वैसा ही व्यवहार। डोंग शानलियांग हकलाते हुए बोला, श्याओ श्यांग, देखो, हम सब पड़ोसी हैं। लेकिन मुझे उसके इरादे समझने के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को मेरे घर में ठूंसना चाहता था। लेकिन यही तो मैं चाहता था। मेरे पीछे जो घर था वह उनका स्वर्ग नहीं बल्कि उनके लिए तैयार किया गया एक पिंजरा था। डोंग शनलियांग अपने सभी प्रियजनों को साथ लेकर आया था और यही मेरी योजना का हिस्सा था। यह सोचकर मैंने तुरंत उनका स्वागत किया। सारे कमरों के दरवाजे खोल दिए और कहा, आइए आइए, आप सब ब्रदर डोंग के रिश्तेदार हैं तो मेरे भी रिश्तेदार हुए। अंदर आइए, कोई झिझक मत कीजिए। जो कमरा पसंद हो चुन लीजिए। मेरी बात सुनते ही डोंग परिवार और बाकी लोग उत्साह से भर गए। कुछ ही देर में मेरा घर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। हर कोई अपना पसंदीदा कमरा चुनने लगा। यह देखकर
डोंग शान लियांग के चेहरे पर मुस्कान इतनी बड़ी हो गई कि मानो कानों तक पहुंच गई हो। उसने मुझे चुपके से देखा और शायद उसे लगा कि मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं है। फिर वह बड़े बुजुर्गों वाले अंदाज में बोला, श्याओ श्यांग, मेरी बात का बुरा मत मानना। जब तुम्हें पहले से पता था कि जॉम्बी आने वाले हैं तो तुम्हें इससे बड़ा घर तैयार करना चाहिए था। सबसे अच्छा होता कि पूरी एक बिल्डिंग ही ले लेते, तब सबको अपना अपना कमरा मिल जाता। अभी देखो कितनी भीड़ हो गई है, बिस्तर और सोफे तक लोगों से भर गए हैं, कुछ तो फर्श पर सोने की सोच रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत खुशी का नाटक करते हुए कहा, अंकल डोंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगली बार अगर कोई जरूरत हुई तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जो चाहिए होगा मैं ले आऊंगा। वह दिखावे में बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे कैसे शर्मिंदा कर रहे हो। लेकिन जाते जाते वह कैंड फूड से भरा एक बैग उठाकर ले गया। मैंने उसे बाहर जाते और दरवाजा बंद करते देखा। उसी पल मेरी आंखें ठंडी हो गईं। कोई बात नहीं, कल के बाद तुम्हें असली निराशा का मतलब समझ आएगा। रात को जब सबका ध्यान दूसरी तरफ था, मैं चुपचाप घर से निकल गया। फोन से कम्युनिटी के सर्वेलेंस फुटेज चेक किए, सुरक्षित रास्ते की पुष्टि की, यूनिट का दरवाजा खोला और बाहर फिसल गया। फिर उस ऑफ रोड व्हीकल तक पहुंचा जिसे मैंने पहले से कम्युनिटी में छिपा कर रखा था। हेडलाइट तक नहीं जलाई और सीधे वहां से निकल गया। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स छोड़ने के बाद मैं हाईवे पर अपने गांव की ओर चल पड़ा। इसी बीच रेनोवेशन के दौरान छोड़ा गया मेरा बैकअप प्लान आखिर काम आने वाला था। मैंने फोन पर हल्का सा टैप किया। अचानक मेरी रेजिडेंशियल कम्युनिटी की बिल्डिंग चमक उठी। बाहर लगी इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लगातार टिमटिमाने लगीं। पूरा दृश्य बेहद आकर्षक लग रहा था। अंधेरे में जॉम्बियों की नजर कमजोर होती है, इसलिए उन्हें साफ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से मैंने भागने के लिए पहली रात चुनी थी, क्योंकि जितना समय बीतता जॉम्बियों की संख्या उतनी बढ़ती जाती। बाद में शायद मैं चाहकर भी नहीं निकल पाता। अब जब इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स जल उठीं, तो अंधेरे में वह बिल्डिंग किसी समुद्र में चल रहे जहाज या दूर चमकते लाइट हाउस जैसी दिखाई देने लगी। अनगिनत जॉम्बी जो पहले इधर उधर भटक रहे थे, अब उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। वे लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था। धीरे धीरे वे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ इकट्ठा होने लगे। जब तक मैं पहाड़ों में पहुंचा, सूरज निकलने वाला था। मुझे डर था कि कहीं कोई मेरी गाड़ी की रोशनी देखकर पीछा न कर ले, इसलिए पूरे रास्ते तनाव में ड्राइव करता रहा। पहाड़ी घाटी में गाड़ी छिपाने के बाद मैं पैदल आगे बढ़ा। घर पहुंचा और सीधे बेसमेंट में घुस गया। तभी मेरे माता पिता ने राहत की सांस ली। माँ ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हें पता है बाहर कितना खतरा है, फिर भी वहां क्यों गए थे? पिता भी बोले, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें रोक नहीं सकते, लेकिन याद रखना, अगर कभी खतरा दिखे तो जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाना। इतना कहकर माँ मेरे लिए खाना बनाने चली गई। ये देखकर मेरा दिल भर आया। पिता कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में छिपी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। खाना खाने और आराम करने के बाद मैंने फोन पर सर्वेलेंस फुटेज चालू की। अब असली तमाशा शुरू होने वाला था। सुबह होते ही मेरे घर में रह रहे सभी लोग जाग गए। चारों तरफ मुझे ढूंढा गया, लेकिन तब उन्हें पता चला कि मैं पहले ही जा चुका हूं। इससे भी बुरी बात यह थी कि पूरी बिल्डिंग को ज़ॉम्बियों ने 3 परतों में घेर लिया था। मैंने बाहर लगे सर्वेलेंस कैमरास की फुटेज देखी। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की सड़कें लगभग पूरी तरह ज़ॉम्बियों से भर चुकी थीं। यह देखकर मैंने संतोष की सांस ली। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। दूसरी तरफ मेरे घर में हड़कंप मचा हुआ था। पहले तो सब लोग मेरे गायब होने से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग ज़ॉम्बियों से घिरी हुई है और कुछ ज़ॉम्बी यूनिट के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अफरा तफरी और बढ़ गई। जब डोंग शानलियांग मेरे कमरे में आया, तो उसके चेहरे की पहले वाली घमंडी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब केवल उदासी और चिंता थी। मैंने फोन खोला। हर न्यूज़ हेडलाइन ज़ॉम्बियों से भरी हुई थी। सड़कों पर हर तरफ खून के निशान थे। ज़ॉम्बियों की दहाड़ और बचे हुए लोगों की चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। पूरा माहौल बेहद डरावना था। मुझे इसमें कोई शक नहीं था, सिर्फ मैं ही नहीं, डोंग शान लियांग और उसके लोग भी अब पूरी सच्चाई समझ चुके थे। शायद उनकी ज्यादा चीख पुकार और शोर शराबे की वजह से नीचे मौजूद जॉम्बियों को ऊपर इंसानों की मौजूदगी का एहसास हो गया था। वे और भी ज्यादा उग्र हो गए और लहरों की तरह ऊपर बढ़ने लगे।
अच्छी बात यह थी कि अभी ज़ॉम्बियों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी और वे लोग ऊपरी मंजिलों पर रह रहे थे। इसलिए फिलहाल ज़ॉम्बी अंदर घुस नहीं पा रहे थे। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने कुछ देर के लिए राहत की सांस ली। हालांकि बाहर का माहौल बेहद खतरनाक था, लेकिन फिलहाल वे अभी सुरक्षित थे। तभी डोंग शानलियांग ने सबको संबोधित करते हुए कहा, इस समय बाहर हर जगह जॉम्बी भरे पड़े हैं। कोई भी बाहर मत जाना। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। बस धैर्य रखो और रेस्क्यू का इंतजार करो। एक पल में ही डोंग शनलियांग सबका सहारा और नेता बन गया। उसने लोगों को निर्देश देना शुरू कर दिया। उसके इंतजाम के तहत डोंग परिवार भी शांत हो गया। फिर उन्होंने मेरे द्वारा छोड़ी गई सप्लाईज के डिब्बे एक एक करके खोलने शुरू किए। उनके चेहरों के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई 8 तरह के पकवान और एक सूप की उम्मीद कर रहा हो। यह देखकर मैं सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस हालत में भी इन्हें बचत करना नहीं आता। ऐसा लग रहा था जैसे यमराज बुलाने वाले हों और ये लोग पहले से लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हों। रात के खाने का समय आया। खाना खाने के बाद मेरे माता पिता आराम करने चले गए। मैं चुपचाप बाहर निकला, अपने साथ बिनोक्यूलर और नाइट विजन गॉगल्स लेकर। फिर आसपास गश्त लगाना शुरू किया। हालांकि यह जगह काफी सुनसान थी, लेकिन अब दुनिया की हालत देखकर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर कोई यहां तक पहुंच गया तो। मैं अपने खरीदे हुए डंडे को कसकर पकड़े हुए था और लगातार चारों तरफ नजर रख रहा था। तभी मैंने फोन खोला। देखा कि लोग सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से शेयर कर रहे थे। उसमें कहा गया था कि सभी लोग क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पता और मौजूदा फूड स्टॉक दर्ज करें। बाद में ड्रोन्स के जरिए नियमित रूप से सप्लाईज पहुंचाई जाएंगी। बड़ी संख्या में सर्वाइवर्स उस पोस्ट को शेयर कर रहे थे और सभी को जल्दी से फॉर्म भरने के लिए कह रहे थे। लेकिन मैंने रजिस्टर नहीं किया। एक वजह तो यह थी कि मेरे पास पहले से ही पर्याप्त सप्लाईज थी। ऐसी मदद उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। दूसरी वजह यह थी कि मुझे यकीन नहीं था कि यह सूचना असली है या नहीं। अगर किसी बुरी नीयत वाले इंसान ने यह जाल बिछाया हो और लोगों के ठिकाने जानने के लिए पोस्ट डाली हो तो तब तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। काफी देर तक बाहर घूमने के बाद जब कुछ असामान्य नहीं मिला तो मैं वापस जाकर सो गया। अगली सुबह मेरी नींद तब खुली जब मुझे तली हुई सब्जियों की खुशबू आई। आंखें खोलते ही देखा कि माँ और पिताजी दिन का खाना पहले ही तैयार कर चुके थे। मैं खाते हुए फोन देखने लगा, लेकिन अब तक कोई नई खबर सामने नहीं आई थी। यह अच्छी बात नहीं थी। इसका मतलब हालात और बिगड़ चुके थे। अब शायद सूचना भी ठीक से प्रसारित नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सर्वेलेंस कैमरास चालू किए और डोंग परिवार की हालत देखने लगा। रात को वे लोग ठीक से सो नहीं पाए थे। उन्हें आधी रात में समझ आया कि पूरी बिल्डिंग अंधेरे में इतनी चमक क्यों रही थी। फिर उन्हें याद आया कि मैं तो कब का गायब हो चुका हूं। अब तो कोई भी समझ सकता था कि कॉलोनी में इतने सारे जॉम्बी क्यों जमा हो गए हैं और वे सब ठीक उसी बिल्डिंग के नीचे क्यों इकट्ठा हैं। मैंने अपना फोन देखा तो उसमें डोंग शनलिंग की दर्जनों मिस्ड कॉल्स पड़ी थी। तभी फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, डोंग शनलिंग। लेकिन मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। वे चाहे जितनी बार कॉल करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्हें मेरी नींद खराब करने का हक नहीं था। उन्हें बेचैन होकर परेशान होते देख मैं हंसे बिना नहीं रह सका। वे यही डिजर्व करते थे। जल्द ही उन्हें पता चलने वाला था कि ऊपर रखी हुई सप्लाईज ही असली थीं। नीचे के ज्यादातर डिब्बों में सिर्फ रेत और पत्थर भरे हुए थे। जब मैंने यह खेल रचा था तो भला सारी तैयारी सच में क्यों करता। मुझे तो पहले से पता था कि एक दिन वे खाने की कमी का सामना करेंगे। और अब तो हॉलवे भी सुरक्षित नहीं रहा था। सर्वेलेंस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि हॉलवे में भी जॉम्बी पहुंच चुके थे। लेकिन एक सवाल था, कम्युनिटी का मुख्य गेट टूटा नहीं था, फिर जॉम्बी अंदर कैसे आ गए। मैंने कैमरों की रिकॉर्डिंग आगे पीछे करके देखी और अचानक सच्चाई समझ में आ गई। इतने सारे जॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए थे कि वे तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। हालांकि उससे ऊपर नहीं जा सके, लेकिन तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर सिक्योरिटी बार्स नहीं थी। भारी दबाव में शीशे टूट गए और जॉम्बी खिड़कियों से बिल्डिंग के अंदर घुस आए। इस दौरान डोंग शनलियांग और उसका परिवार न जाने कब मेरे घर में भी शिफ्ट हो गए थे। शायद उन्हें डर था कि उनके पास पर्याप्त सप्लाईज नहीं है, या शायद उन्हें लगता था कि ज्यादा लोग साथ होंगे तो हिम्मत बनी रहेगी।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि डोंग शानलियांग मेरा सबसे बड़ा शिकार था। वह चाहे कहीं भी छिप जाए, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मैंने प्रवेश द्वार पर लगे उस सर्वेलेंस कैमरा को सक्रिय किया जिसमें स्पीकर लगा हुआ था। फोन पर कुछ सेकंड की सेटिंग बदलते ही एक मधुर आवाज हॉलवे में गूंज उठी। उसी क्षण ऐसा लगा मानो सभी ज़ॉम्बियों को अपना लक्ष्य मिल गया हो। वे एक के बाद एक ऊपर की तरफ दौड़ पड़े और दरवाजे पर पूरी ताकत से धमाके करने लगे। लगातार पड़ती चोटों की आवाज सुनकर अंदर मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। हर किसी का चेहरा ऐसे हो गया जैसे बिल्ली की पीठ के सारे बाल खड़े हो गए हों। डोंग शानलियांग भी घबराया हुआ था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। बाहर चारों तरफ जोम्बियों ने घेरा डाल रखा था। तभी कमरे में मौजूद एक आदमी अचानक रोने लगा। उसकी रोने की आवाज ने जोम्बियों को और उग्र कर दिया। वे दरवाजे पर और जोर से प्रहार करने लगे। साथ ही अंदर मौजूद लोगों का डर भी कई गुना बढ़ गया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, रोना बंद करो। अगर ऐसे ही रोते रहे तो तुम्हें बाहर फेंक दूंगा और जोम्बियों का खाना बना दूंगा। लेकिन यह सुनकर वह आदमी और जोर जोर से रोने लगा। उसके माता पिता भी सामने आ गए और बोले, वह सिर्फ डरा हुआ है, उससे क्या परेशानी है तुम्हें? कुछ ही पलों में जो परिवार अभी तक प्यार और एकता का दिखावा कर रहा था, वह आपस में लड़ने को तैयार हो गया। ये देखकर मेरे मन में एक नया विचार आया।